हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आज हम NISM सीरीज 8 का मॉक टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट डिस्कस करने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एंड तक ज़रूर देखें, जस्ट बिकॉज कि आपके हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक आता है वो निकल के आता है वो क्लियर हो और एग्जाम में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो तो सॉल्व द क्वेश्चन। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लॉन्ग स्ट्रेडल इज अ स्ट्रेटजी ऑफ। जो लॉन्ग स्ट्रेटजी होती है वो किस चीज के लिए होती है? अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल जो स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग से आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि बाइंग है ना, राइट। और बायर के लिए ऑलवेज ऑप्शन में एक चीज कंफर्म है कि अगर कोई भी बाय करता है ऑप्शन को तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट को अट्रैक्ट करता है और लिमिटेड लॉस को। ठीक है, और ये लिमिटेड लॉस कितना होता है? जितना भी वो प्रीमियम पे कर रहा है उतना ही उसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा उसको लॉस नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। Then next question, Nifty currently at 4900. Just a minute. Okay. So Nifty जो currently ट्रेड हो रही है वो 4900 पे हो रही है। That means ये आपको क्या दे रखा है? स्पॉट प्राइस दे रखा है, राइट। तो ये कितना दे रखा है आपको? 4900 का दे रखा है। An investor feel a Nifty will not rise beyond 5000. मतलब इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि ये जो निफ्टी है ये 5000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, 5000 के अंदर में ही रहेगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने के लिए वो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके, ही सेल 2 निफ्टी कॉल्स। उसने क्या करा? 2 निफ्टी के कॉल्स जो हैं वो सेल किए हैं। ओके, और स्ट्राइक प्राइस उसने कितनी ली है? स्ट्राइक प्राइस उसने ली है 4900 की और प्रीमियम उसको पे करनी पड़ी है 100 रुपीज की। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेरेबल टू एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे, बट अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दैट मीन्स कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपको कंसेप्ट को लेकर कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडिकेटर निफ्टी राइजेस टू 4950। अब क्या होता है, निफ्टी में एक पॉजिटिव इंडिकेटर आता है और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 4900 से कहाँ चला गया है? 4950 पे। ठीक है, व्हाट इज हिज एक्सपायरी डे वाले दिन? ये जो प्राइस चल रहा है वो एक्सपायरी डे का प्राइस है। ठीक है, देन व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? और जो लॉट साइज हमको दे रखा है वो 50 का दे रखा है और टोटल उसने 2 लॉट यहाँ पे सेल किए, मतलब टोटल 100 क्वांटिटी जो है वो सेल किया है बंदे ने। ठीक है, अब अगर हम देखें तो प्रीमियम उसने कितने का रिसीव किया था? 100 रुपीज का। तो अगर मैं थ्योरेटिकली प्रीमियम निकालूं इसकी, राइट, कि एक्सपायरेशन वाले दिन कितना हो जाता है? 4950 और स्ट्राइक प्राइस कितना था? स्पॉट माइनस स्ट्राइक होगा और जो प्रीमियम निकल के आएगी यहाँ से वो ओनली इन द मनी की प्रीमियम निकल के आएगी, राइट। तो पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कॉल के लिए इन द मनी कंडीशन है। तो यहाँ पे हमको क्या टेस्ट करना होगा कि जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो छोटी रहनी चाहिए और स्पॉट प्राइस से।
राइट। तो हमारा स्ट्राइक कितना है 4900 का है और क्लोजिंग कहाँ पे दिया एक्सपायरेशन में 4950। तो यस, ये जो कंडीशन है इन द मनी की कंडीशन है, दैट मीन्स थ्योरेटिकल प्रीमियम की वैल्यू हम निकाल की वैल्यू, प्रीमियम की वैल्यू कितनी होती है थ्योरेटिकली इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है एट द डे ऑफ एक्सपायरी, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, दैट मीन्स 4950 माइनस 4900। तो 50 रुपीज की प्रीमियम रहेगी। अब इतना इस पे इसने सेल किया था 100 रुपए पे और बाय उसको कितने पे करना पड़ा 50 पे, राइट। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। और प्रॉफिट कंडीशन क्या होती है सेलिंग प्राइस बड़ी होनी चाहिए बाइंग प्राइस से, और लॉस की कंडीशन क्या होती है बाइंग प्राइस बड़ी हो जाती है सेलिंग प्राइस से, इसका अपोजिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉफिट कंडीशन है बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस से बड़ी है, 100 इज ग्रेटर देन 50, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 50 मतलब 50 रुपीज पर शेयर पे उसको प्रॉफिट हुआ है और टोटल क्वांटिटी कितनी थी 100। तो हम क्या करेंगे 100 क्वांटिटी के लिए यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 मतलब टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आ गया 5000 का, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल का एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन था, बट अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो देन आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज, ये अभी तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इट्स 0। हमेशा ओटीएम और एटीएम के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वो 0 होगी, ठीक है। और आईटीएम के लिए ही सिर्फ आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो, एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो प्रीमियम की, और वो कितनी होती है कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक और पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है। तो ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है 0 होगा यहाँ पर। A penalty or suspension of registration of a stockbroker from derivative exchange segment under SEBI Stockbroker and Subbroker Regulation 1992 can be take place if, मतलब कि पेनल्टी और सस्पेंशन कब हो सकता है एक सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर का जिसने कि रजिस्ट्रेशन किया है डेरिवेटिव सेगमेंट में सेबी के पास में, तो उसका सस्पेंशन कब हो सकता है अंडर रेगुलेशन 1992। द फर्स्ट वन इज द स्टॉक ब्रोकर वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में कुछ भी झोल करता है स्टॉक ब्रोकर तो पेनल्टी या सस्पेंशन हो सकता है। ट्रू। द स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे फी, अगर फी पे करने में फेल होता है तो भी सस्पेंशन हो सकता है। ट्रू। द स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड हो जाएगा ब्रोकर तो ऑटोमेटिकली सेबी से भी सस्पेंड हो जाएगा। ट्रू इन एनी ऑफ द अबव सिचुएशन। तो अवर आंसर इज डी कि ऊपर की कोई भी कंडीशन अगर होती है तो तीनों ही कंडीशन में ब्रोकर जो है उसको पेनल्टी चार्ज हो सकती है या फिर उसका सस्पेंशन भी हो सकता है डेरिवेटिव सेगमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑथराइज्ड पर्सन इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इज, एक ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में। A person authorized by the exchange as an approved user of a trading member, एक ऐसा पर्सन जो कि अप्रूव्ड यूजर होता है ट्रेडिंग मेंबर का, आंसर ये सही है। एनी पर्सन हु इज एक्टिंग इन एनी कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और पार्टिसिपेंट फॉर एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू द ट्रेड डन और एग्जीक्यूटेड। ऑथराइज्ड पर्सन हम किनको बोलते हैं पता है, सब ब्रोकर्स को, ठीक है। तो जो भी ब्रोकर्स के लिए एप्लीकेबल होता है वो सब ब्रोकर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बस ये किसके अंडर में आते हैं सब ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर के। ट्रेडिंग मेंबर किसके अंडर में आते हैं, क्लियरिंग मेंबर के, और क्लियरिंग मेंबर किसके अंडर में आते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के, ठीक है। तो ये आपको चार्ट ध्यान रखना है
कि मेन जो रहता है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन होती है, उसके अंडर में नंबर ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स हो सकते हैं। ये क्लियरिंग मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? बैंक्स हो सकती है या फिर कस्टोडियंस हो सकते हैं, ठीक है। देन इनके अंडर में नंबर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं और ट्रेडिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये वाली पोजीशन पे भी ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं। ट्रेडिंग कम यहाँ पे डाल देती हूँ मैं टीएम, है ना। ये टीएम अपने अंडर में ऑथराइज्ड पर्सन को ऐड कर सकते हैं। और ये ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं? सब ब्रोकर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सब ब्रोकर्स हर एक टीएम के अंडर में हो सकते हैं। तो इस तरीके का ये चार्ट फॉर्म होता है। ओके, सो एन अप्रूव्ड यूजर ऑफ अ पार्टिसिपेंट, यानी कि एक अप्रूव यूजर रहता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये तीनों में से कोई भी व्यक्ति रहेगा तो हम उसको ऑथराइज्ड पर्सन ही बोला जाता है। मतलब तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है ऑथराइज्ड पर्सन के लिए, तो दैट्स व्हाई आंसर इज डी। ओके, बटरफ्लाई स्प्रेड किसका एक्सटेंशन है? जिसने ऑप्शन स्ट्रेटजी वाला वीडियो पूरा प्रॉपरली देखा है तो वो जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर देगा। जो शॉर्ट स्ट्रेडल है, शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी है, ये बटरफ्लाई स्प्रेड का एक्सटेंशन, मतलब शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन बटरफ्लाई स्प्रेड है। और बटरफ्लाई स्प्रेड का नाम बटरफ्लाई स्प्रेड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पे ऑफ चार्ट, उसके पे ऑफ चार्ट के कारण। बिकॉज वो जो पे ऑफ चार्ट बनता है इट्स काइंड ऑफ बटरफ्लाई की तरह फिगर क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेरिवेटिव सेगमेंट client position cannot be netted off against each other while calculating initial margin। मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में जो क्लाइंट्स की पोजीशन होती है, लाइक क्लाइंट ए की पोजीशन जो है वो नीटेड ऑफ नहीं कर सकते हो आप। जैसे क्लाइंट ए ने अगर बाय किया है और क्लाइंट बी ने यदि सेल किया है तो ये दोनों पोजीशन आपस में नीटेड ऑफ नहीं होंगी। नीटेड ऑफ मतलब आपस में कट नहीं होगी कि ये एक ट्रेड सेट, ये एक स्क्वायर ऑफ हो गया पोजीशन, मतलब एक कंप्लीट ट्रेड नहीं कहलाता है ना। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट इनिशियल मार्जिन के लिए इसको नीटेड ऑफ नहीं किया जाएगा। तो आंसर जो है वो ट्रू है कि ये जो दोनों पोजीशंस हैं ये दोनों अलग अलग सेपरेट पोजीशन है, एक पोजीशन नहीं है ये। The next question, after a spam has scanned the 16 different scenarios of underlying market price and volatility changes, it select the dash losses। मतलब जो स्पैम हम कैलकुलेट करते हैं, स्पैम मार्जिन जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए 16 डिफरेंट सिनेरियोज को हम क्या बोलना चाहिए कि 16 डिफरेंट सिनेरियोज को हम लेते हैं अंडरलाइन मार्केट के, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, वॉलेटिलिटी चेंज हो रहा है, तो वो सब हम 16 तरीके के अलग अलग फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द स्पैम। तो वो क्या किस लॉस के लिए जाता है? तो वो लार्जेस्ट लॉस के लिए, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग स्टॉक के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हम स्पैम को कैलकुलेट करते हैं विथ 16 डिफरेंट फैक्टर्स। अलग अलग 16 डिफरेंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्पैम कैलकुलेट होती है। और जो स्पैम आती है वो हमको क्या डिफाइन करके देती है कि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है तो उतना वो मार्जिन हमको स्पैम मार्जिन कैलकुलेट करके दे देता है सिस्टम। तो लार्जेस्ट लॉस आएगा यहाँ पर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सेल अ पुट ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि पीई जो है वो सेल किया है ना, विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 375। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 375 का है।
प्रीमियम कितना है ₹50, देन हाउ मच इज द मैक्सिमम गेन दैट यू may have on expiry of this position। अब सबसे पहला जो ये सेलर है, सेल किया है, तो सेलर के लिए ऑप्शन की कंडीशन क्या आती है, मैक्सिमम उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है सेलर को, जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है उतना, राइट। और मैक्सिमम लॉस उसको कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, कितना भी, ये प्रीमियम 50 रुपए की प्रीमियम कहाँ तक मूव कर सकती है, मैक्सिमम मूवमेंट कितना कर सकती है, जितना उसका स्ट्राइक प्राइस है उतना, मतलब 375 के प्राइस तक ये मैक्सिमम मूव कर सकती है। अभी अनलिमिटेड क्यों बोला है, क्योंकि ये जो 375 हम स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हैं ये थ्योरेटिकली है, बट जब मार्केट एक्चुअल मूव करता है तो थ्योरेटिकल वैल्यूज वर्क नहीं करती है, वर्क क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती है, बायर और सेलर की डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली 375 मैक्सिमम है और अदरवाइज डिमांड और सप्लाई, तो ये हो सकता है कि स्ट्राइक प्राइस को भी ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हाउ मच इज द मैक्सिमम गेन, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात की है, तो प्रॉफिट कितना होता है उसका, जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है, मतलब 50 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया है, तो ₹50। Then next question is, being anticipate profit should be ignored and no credit for the same should be taken in the profit or loss account। तो अगर फॉर सपोज प्रॉफिट को छोड़ दिया जाए, एंटिसिपेट प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, आप उसको इग्नोर कर दो, एंड नो क्रेडिट फॉर द सेम शुड बी टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या है, मतलब ये जो लॉस जिसको इग्नोर किया ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा मार्क टू मार्केट मार्जिन में, डेबिट बैलेंस रहेगा मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में, डेबिट बैलेंस रहेगा इनिशियल मार्जिन अकाउंट में, या फिर क्रेडिट बैलेंस रहेगा इनिशियल मार्जिन अकाउंट में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्रेडिट बैलेंस मार्क टू मार्केट अकाउंट में, है ना। अभी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मतलब कि पोजीशन जो है वो बुक नहीं की है, प्रॉफिट को बुक नहीं किया है, पोजीशन ओपन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पोजीशन क्लोज हुई है वो प्रॉफिट में क्लोज हुई है, तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ पे ऐड होगा, मार्क टू मार्केट जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये ऐड होगा। और ये ऐड कहाँ पे होता है, जो क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट करते हैं प्राइस का, वो कहाँ पर होता है, मार्क टू मार्केट होता है, वो मार्क टू मार्केट मार्जिन कहलाता है। तो ऑब्वियस है मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होता तो हम बोल देते कि डेबिट बैलेंस इन द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। और इनिशियल मार्जिन जो है जब ओपन होती है पोजीशन तब ही डेबिट किया जाता है, और जब पोजीशन क्लोज होती है तब ही क्रेडिट किया जाता है इनिशियल मार्जिन। अदरवाइज इनिशियल मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। जो डे क्लोजिंग होता है, जो हम मार्क टू मार्केट सेटलमेंट करते हैं, तो जो डे क्लोज, जो डे भी जिस भी प्राइस पे सेटलमेंट हो रहा है डे का, उस प्राइस पे अगर फॉर सपोज प्रॉफिट है तो क्रेडिट एंट्री आती है, अगर फॉर सपोज लॉस है तो डेबिट एंट्री आती है। किस अकाउंट में, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में। Which statement is false with respect to the future market? फ्यूचर मार्केट के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। There is a daily settlement, true। फ्यूचर मार्केट में डेली सेटलमेंट होता है जिसको हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं। There are standardized contract terms, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म होती है, ठीक है। मतलब कि लाइक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्या हो गई, लॉट साइज स्टैंडर्डाइज रहता है, सबके लिए एक जैसा रहता है। इनिशियल मार्जिन पेमेंट सबके लिए एक जैसा रहता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो भी टर्म्स हैं वो सबके लिए एक जैसी वर्क करती हैं, तो ये भी ट्रू है। नो मार्जिन पेमेंट इज रिक्वायर्ड, फॉल्स। आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बिल्ड करनी है तो आपको इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाला हमको मिल गया हमारा आंसर फॉल्स। लास्ट भी देख लेते हैं, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, यस। एफ&ओ जो ऑर्गेनाइज्ड एक्स हम उस थ्रू ही हम उस पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी कौन सा है,
हम किस पे ट्रेड करते हैं मैक्सिमम? एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द ऑप्शन इज द वन who by paying the option premium buys the right but not exercisation to exercise his option seller। अब ये डेफिनेशन किसकी है? तो सबसे पहले who won by paying the option premium, जो कि ऑप्शन प्रीमियम को पे करता है ना, उसको बाय करता है। तो सीधे से हमको पता है ऑप्शन प्रीमियम पे कौन करता है? बायर ऑप्शन प्रीमियम को क्या करता है? पे करता है। तो आंसर इज फर्स्ट वन, बायर। देन नेक्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आउट ऑफ द मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ द मनी की क्या होती है? 0 होती है। एटीएम और एटीएम ऑलवेज इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इन द मनी और आउट द मनी के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और आईटीएम के लिए अगर मैं कॉल की बात करूं तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और अगर पुट की बात करूं तो स्ट्राइक माइनस इंट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड 60% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज इज फ्रॉम। जो 60% वॉल्यूम्स हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे, वो कहाँ से आते हैं? इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू आते हैं, इंडेक्स फंड, इंडेक्स ऑप्शन या ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे फंड लगा है, दैट नॉट मीन्स कि ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, नो। ये म्यूचुअल फंड से कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीज है, लाइक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ईटीएफ जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। आप जैसे स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो एक्सचेंज के थ्रू, इसी तरीके से ये ईटीएफ्स को भी आप एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। देन ये ईटीएफ्स कॉर्पोरेट एक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट। एंड द बेस्ट पार्ट की इंडेक्स ईटीएफ्स भी होते हैं। इंडेक्स ईटीएफ्स क्या होते हैं? जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। तो इन इंडेक्स ईटीएफ्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड यू नो कि लाइक निफ्टी फॉर सपोज अगर मैं 2015 की बात करूं तो अराउंड 5000 चल रहा था, राइट। 2017 में 10,000 चल रहा था। अभी 2020 चल रहा है, इतना बड़ा करेक्शन आ चुका है, कोविड के कारण इतना ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट हुआ है ना, नेगेटिव जीडीपी माइनस चला गया। तभी भी जो हमारा निफ्टी है वो 11,200 की रेंज में चल रहा है, 11,200 टू 11,500 की रेंज में। मतलब मार्केट तो डे बाय डे क्या हो रहा है, पिछले 5 साल में 5 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 2x हो गया है। तो ये जो ETF, फॉर सपोज अगर आपने ETF परचेज किया होता इन 2015, देन यू डबल्ड योर मनी, राइट, डबल्ड योर मनी इन 2020। और ये 2020 में श्योर आपका पैसा जो है वो डबल हो गया होता, बट बस यही है कि 5 साल आपको जो है वेट करना पड़ा। और ये रिस्क फ्री, एकदम बिल्कुल रिस्क फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं है कि क्या क्या नहीं। ऑब्वियस है कि आप रहो ना रहो, आपको तो ऊपर जाना ही जाना है, प्लस निफ्टी को भी ऊपर जाना है। तो दिस इज हाउ आई अट्रैक्ट माई क्लाइंट्स, और वो ऑलवेज ETF फंड्स में SIPs वगैरह करते हैं। सो ये एक ट्रिक है अगर आप एज अ इक्विटी डीलर वर्क करते हैं तो उसके लिए। और इवन ये आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज ETFs क्या होते हैं ना, आपके पोर्टफोलियो को बहुत मैनेज करके चलते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 5 दिन में पैसा डबल हो जाएगा या 20 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। व्हेन आप जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, देन श्योर यू विल गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम ETFs। और ETFs भी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम डायरेक्ट शेयर्स परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट शेयर्स भी परचेज कर सकते हो, बट कुछ शेयर 70,000 का एक शेयर चल रहा है, 20,000 रुपये।
महीने, 1 महीने का आप ये कमाते हो, जब 3 महीने आप काम करोगे ना तो भी आप ये अमाउंट नहीं ला पा रहे हो, राइट? तो आप एक शेयर तो खरीदोगे नहीं, तो उससे बेटर है कि हम इस शेयर के लिए ना जाएं, हम ईटीएफ में, ईटीएफ जो ऑटो ईटीएफ है, ऑटोमोबाइल में हमको अगर ट्रस्ट है तो जो ऑटो ईटीएफ है, ऑटो इंडेक्स का जो ईटीएफ है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये 70,007 होगा तो ऑब्वियस अगर 100 रुपये का ये मैंने खरीदा होगा तो ये 110 जरूर हो जाएगा, तो 10 रुपीज में यहाँ पे प्रॉफिट। तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो ईटीएफ्स में ट्रेड होता है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ईटीएफ्स में जनरेट होता है, इवन स्टॉक्स से भी ज्यादा, क्योंकि स्टॉक जो है वो इवेंट के बेसिस पे, मार्केट न्यूज, स्पेसिफिक स्टॉक न्यूज के बेसिस पे मूव करते हैं, बट ईटीएफ्स डाइवर्सिफाइड होता है उनका, है ना? इन्वेस्टमेंट जो ईटीएफ्स का तो होता है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ईटीएफ है तो जो निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका। तो ये काम समहाउ उसी तरीके से टैक्स है, बट इनमें टैक्सेस, चार्ज, मीडिएटर चार्जेस, पोर्टफोलियो मैनेजर फीस, ये सब इंक्लूड नहीं होते। स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ही ईटीएफ्स भी ट्रेड होते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए एक लर्निंग था, अच्छा, होप आपको यूज आए इन फ्यूचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री शेयर इज ₹800। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है वो कितना चल रहा है, 800 चल रहा है। एंड एन इन्वेस्टर बाय 1 मंथ रिलायंस कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को क्या किया है उन्होंने, बाय किया है, ऑफ स्ट्राइक प्राइस 820। स्ट्राइक प्राइस कितनी चूज की है, 820 की चूज की है, और प्रीमियम कितना पे किया है इसके लिए, 3 रुपीज का प्रीमियम पे किया है। द ऑप्शन इज, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी और डीप इन द मनी। डीप इन द मनी तो होते ही नहीं है कुछ। अभी ये हमको 3 में से एक ऑप्शन है। तो सबसे फर्स्ट कॉल के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इन द मनी कंडीशन क्या होती है। इन द मनी कंडीशन होती है स्पॉट ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। आउट द मनी के लिए क्या कंडीशन होती है, स्पॉट स्मॉलर देन स्ट्राइक प्राइस। और एटीएम के लिए क्या कंडीशन होती है, स्पॉट इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। तो सबसे फर्स्ट स्पॉट कितना है, 800, और स्ट्राइक कितना है, 820। मतलब स्ट्राइक बड़ा है स्पॉट से, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, ओटीएम की। तो आंसर आएगा आउट ऑफ द मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एलसी गुप्ता कमेटी, एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस यदि आपको याद है तो इजीली सॉल्व होगा, नहीं याद है तो एक बार पूरी आप रिकमेंडेशंस पहले पढ़िए अच्छे से। क्रॉस मार्जिनिंग which take into account the combination position in the cash and derivative market is currently not permitted। मतलब अगर फॉर सपोज इक्विटी में आपके पास बाय है और फ्यूचर में आप सेल कर रहे हैं, तो ये दोनों आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे क्या लिखा है, विच टेक इनटू द अकाउंट कॉम्बिनेशन पोजीशन इन द कैश डेरिवेटिव। तो अभी करंटली ऐसा कुछ भी परमिटेड एलसी गुप्ता है, एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, कि ऐसा कुछ भी अभी ये जो इक्विटी है ये एक सेपरेट सेगमेंट की तरह वर्क करता है, और डेरिवेटिव्स जो है वो सेपरेट सेगमेंट की तरह वर्क करते हैं, इनकी पोजीशंस आपस में मर्ज नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑप्शन विद जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू इज, एक ऐसा ऑप्शन जिसकी जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है तो वो कौन सा ऑप्शन होता है। तो बेसिकली हमने एटीएम और ओटीएम पढ़ा है, तो अगर एटीएम की मैं वैल्यू देखूं तो वैसे भी वो जीरो ही होता है। तो आंसर यहाँ पे एटीएम और ओटीएम दोनों है, बट यहाँ पे जो मेन करेक्टिव आंसर है वो एटीएम है, क्योंकि एटीएम की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर लो तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो एक्चुअल वैल्यू भी उसकी जो रहेगी वो जीरो ही होती है। और अगर हम ओटीएम की निकालें तो ओटीएम की क्या होती है,
स्ट्राइक माइनस स्पॉट होती है वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, राइट। और नेगेटिव तो कुछ वर्क नहीं करता है मार्केट में, तो इसलिए इसको होल्ड कर रखा है जीरो के ऊपर ही, क्योंकि नेगेटिव मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होता है। तो दैट्स वाई अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू जो ओटीएम की है वो कैसी आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, इसलिए उसको मॉड प्रोवाइड करा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर एटीएम ओटीएम दोनों सही है, बट मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है यहाँ पर वो एटीएम है, बिकॉज एटीएम की भी जो वैल्यू होती है वो भी जीरो ही होती है। तो आपको अगर दोनों ऑप्शन आता है तो आप एटीएम को ही टिक करें, ओटीएम को नहीं टिक करेंगे, है ना। और अगर फॉर सपोज ऐसा आ जाता है बोथ ए एंड बी, मैक्सिमम टाइम आपको यही ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, तो आपको बोथ ए एंड बी पे टिक करना है। बट मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन के साथ में बोथ ए एंड बी नहीं दिया, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एटीएम टिक करना है, बिकॉज उसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है अगर कैलकुलेट भी किया जाए तो भी जीरो ही निकलता है, और ओटीएम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव निकलेगा, तो दैट्स वाई एटीएम, अदरवाइज जीरो ही होता है ओटीएम एटीएम दोनों के लिए, क्योंकि नेगेटिव ट्रेडेबल नहीं होता है मार्केट में, दैट्स वाई जीरो रखा है ओटीएम के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, dash the measure the sensitivity of the option value to the given small change in the price of the underlying। अभी ये वाला जो है ये डायरेक्ट है, डेल्टा, डेल्टा की डायरेक्ट डेफिनेशन है कि ये मेजर होता है सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन वैल्यू टू द गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stock exchange has online surveillance capacity to monitor the, क्या मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम होता है, वॉल्यूम्स, यस, प्राइस, यस, पोजीशन, यस, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर है। नेक्स्ट, थीटा इज, थीटा टी टाइम टू एक्सपायरेशन, हमको यही ढूंढना है कि टाइम टू एक्सपायरेशन कहाँ पर है, तो आंसर इज सी। ये कैसे हुआ नहीं पता है तो टॉप ऑफ द वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन पार्ट 2 का, उसमें जाके आप ऑप्शन ग्रीक वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलर वो चेकआउट कीजिए, वहां पे मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं टू लर्न 5 ऑप्शन ग्रीक, दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। सो वो आपको इजी पड़ेगा, आपको डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the basic test of whether a trade done in the future market is for hedging or speculation is centralized on the premises that there already exists a related commercial position which is exposed to the risk due to the price fluctuation। और ये जो लैंग्वेज है ना, ऐसा ही लैंग्वेज आता है एग्जाम में, तो ऐसे लैंग्वेज को आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है एंड देन आपको आंसर को ट्रू और फॉल्स टिक करना है। तो आंसर जो है वो ट्रू है। जो बेसिक टेस्ट होता है ट्रेड डन फ्यूचर मार्केट में, जो हम ट्रेड डन करते हैं हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए, वो कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होता है, जो कि ऑलरेडी पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, ठीक है, जो ऑलरेडी पोजीशंस को क्या बोलना चाहिए, जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और ये क्या करता है, विच इज एक्सपोज टू द रिस्क ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, जिससे क्या रिस्क रिलेट होती है, किसके कारण, जो प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब प्राइस में जो अप एंड डाउन आ रहा है उससे रिलेट करती है रिस्क। तो आंसर इज ट्रू। द ऑप्शन विच आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज आर स्टैंडर्डाइज्ड, जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ट्रू है ना। सबके लिए एक ही कॉमन रूल्स है, सबके लिए एक कॉमन लॉट साइज है, सबके लिए कॉमन 3 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, सबके लिए कॉमन प्रीमियम्स दे रखी है, सबके लिए प्रीमियम नहीं, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड कर रखी है। प्रीमियम्स तो बायर और सेलर पे डिपेंड करती है और इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू पे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर लॉन्ग इन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फ्यूचर प्राइस ₹1000, मतलब आपने आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रखा है, बाय कर रखा है, कितने प्राइस से, ₹1000 से, ओके। द प्राइस राइजेस टू
1020। अब प्राइस मूव करके आप जाके कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है नेक्स्ट डे पे। द मार्क टू मार्केट मार्जिन विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो मार्क टू मार्केट जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है ना। तो सबसे फर्स्ट तो प्राइस कितना था, 1000 था, बाय किया था 120, मतलब अपसाइड का इसने क्या दिया है, अपने को क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, प्रॉफिट कंडीशन क्रिएट हो रही है, राइट। तो मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट कंडीशन क्रिएट होगी तो मार्क टू मार्केट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आंसर इज ट्रू। द नेटवर्थ ऑफ द क्लियरिंग मेंबर डज नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या क्या जो है, जो नेटवर्थ में इंक्लूड नहीं होता है, बैड डिलीवरीज, डाउटफुल डेप्थ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एज अ नेटवर्थ आप नहीं ले सकते। नेटवर्थ में क्या क्या आएगा, कैश आ सकता है और कैश इक्विवेलेंट आ सकता है, ठीक है, कैश हो सकता है या फिर कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकता है, बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, एफडीज आई मीन, ठीक है। देन यहाँ पर मेन तो ये तीनों ही होते हैं, है ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट, बैंक गारंटी और बैंक एफडीज वगैरह आपके पास है तो वो आप एज अ नेटवर्थ दे सकते हो। अदरवाइज बैड डिलीवरीज, डाउटफुल डेप्थ, मतलब कहीं पैसा आ सकता है नहीं आ सकता है, ऐसा वाला आप एज अ नेटवर्थ वहाँ क्लियरिंग मेंबर को नहीं दे, मतलब क्लियरिंग मेंबर एज अ सिक्योरिटी मनी नहीं दे सकता है। यस, वन मोर थिंग, जो सेविंग बैलेंस होता है बैंक का, बैंक सेविंग बैलेंस, that is comes in cash equivalent. Next question, the option which gives its holder a positive cash flow is called। जो पॉजिटिव कैश फ्लो प्रोवाइड करता है ऑप्शन होल्डर को वो कौन सा होता है, एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी या फिर डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा तो रॉन्ग हो गया। अभी आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी और पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि फॉर सपोज आपने कोई भी पोजीशन बिल्ड किया है ना, अभी इन द मनी का पोजीशन आप बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो इन द मनी में क्या होगा कि जो प्रीमियम रहेगी वो मूव करेगी, जितना ज्यादा स्पॉट मूव करेगा आपके डायरेक्शन में उतना ज्यादा प्रीमियम मूव करेगी। आउट द मनी में क्या होता है कि जितना ज्यादा स्पॉट आपके आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के इक्विवेलेंट रहेगा उतना ज्यादा अप मूवमेंट आएगा, जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस अपोजिट या फिर क्या बोलना चाहिए कि दूर मूव करेगी उतना ज्यादा आउट द मनी जो है नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो आउट द मनी है ये ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव कैश फ्लो देता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे स्ट्राइक के प्राइस में स्पॉट जाता जाएगा वैसे वैसे आउट द मनी पॉजिटिव है ना जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव कैश फ्लो प्रोवाइड करता है आउट द मनी का पोजीशन। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन इट गिव्स द बायर द राइट टू। कॉल ऑप्शन के केस में जो बायर है उसको किस चीज का राइट मिलता है, टू बाय द अंडरलाइन स्टॉक एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट वाला बाय द अंडरलाइन टू सेट प्राइस, सेट प्राइस कुछ नहीं होता मार्केट में, मतलब आप जिस प्राइस पे करना चाहें उस पर नहीं। सेल द अंडरलाइन, तो ये वाला जो है ये पुट के लिए है, पुट ऑप्शन। अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन की डेफिनेशन पूछी होती तो होता कि इट गिव्स द बायर द राइट टू सेल द अंडरलाइन एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बॉट अ कॉल ऑफ रिलायंस एट ए स्ट्राइक प्राइस 900। स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कॉल बाय किया है, राइट। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 900 का है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का। टू क्लोज द पोजीशन यू विल सेल अ पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस
अब वो यूं बोल रहा है कि आपको ये पोजीशन क्लोज करनी है, तो आप क्या करोगे, पुट को सेल कर दोगे सेम स्ट्राइक प्राइस की, 900 की स्ट्राइक प्राइस की और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो ट्रू है या फॉल्स है? इट्स फॉल्स। सॉरी, मैंने रॉन्ग का मतलब गलत है ये सेंटेंस। अगर आपको कॉल की पोजीशन को बाय किया है आपने और इसको आपको क्लोज करना है, तो कॉल को ही सेल करना। अगर आपने पुट सेल कर रखा है और इस पोजीशन को आपको क्लोज करना है, तो आपको पुट को ही रिटर्न बाय सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम एक्सपायरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन द सेम स्पॉट ऑल्सो स्पॉट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है, तो आंसर इज फॉल्स। डिपेंड ऑन टिक साइज जो रहता है डेल्टा करता है डेल्टा ऑफ द सिक्योरिटी, इट्स फिक्स्ड बाय द वॉल्यूम इन दैट सिक्योरिटी और इंटरेस्ट रेट। इन चारों में से टिक साइज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इट्स फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज, जो कि कितना होता है टिक साइज 0.05 का, 5 पैसे का टिक साइज रहता है। मतलब बायर और सेलर में जो स्प्रेड है वो अगर मिनिमम 5 पैसे का है, दैट मीन्स जो स्टॉक है वो हाई वॉलेटिलिटी है, उसमें वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम्स आ रहा है, बायर सेलर इंक्लूड हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं बाइंग सेलिंग के लिए। अगर 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे का अगर स्प्रेड चल रहा है बायर सेलर बीच में, दैट मीन्स लो वॉल्यूम स्टॉक है, बायर सेलर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टॉक को बाइंग या सेलिंग करने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the strangle strategy is similar to straddle strategy in outlook but different in implementation, aggression, cost और all of the above। Answer is all of the above, कि सेम होती है ना, बट डिफरेंट क्या होता है, इम्प्लीमेंट उसको डिफरेंट किया जाता है, एग्रीगेशन डिफरेंट होता है, कॉस्टिंग ऑब्वियस है, प्राइसिंग हमको अलग लगेगा उसमें, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इफ यू आर अ सेलर ऑफ पुट ऑप्शन यू एक्सेप्ट, आप अगर सेलर हैं पुट ऑप्शन के तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आए, इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, या बोथ 1 and 2। तो सबसे पहले तो पुट अप मूव कब करता है, जब मार्केट नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे हमने पुट सेल किया है, मतलब हमको पुट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। जब पुट नेगेटिव कब होगा, जब मार्केट क्या होगा, अब जाएगा, तब पुट नीचे आएगा। तो हमको सबसे पहला तो ये चाहिए कि इंक्रीज इन द प्राइस, या फिर सेलर कब कमाता है, टाइम डीके के कारण कमाता है। टाइम डीके कैसा, हमने पढ़ा था कि जो टाइम वैल्यू वो हायर रहती है जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में, है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब, और जो टाइम वैल्यू रहती है वो 0 हो जाती है एक्सपायरेशन वाले दिन। तो ये जो टाइम डिके हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में, अगर आपने सेल करा और मूव नहीं किया तो स्टॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, तो भी क्या होगा, प्रीमियम क्या होगी उसकी, टाइम डिके के कारण नेगेटिव मूव। नो चेंज इन प्राइस भी रहा तो भी वो सेलर की कंडीशन, और सबसे ज्यादा जो सेलर फायदा उठाते हैं वो इसी चीज का उठाते हैं, टाइम डीके का। जो टाइम डीके आता है, जो टाइम वैल्यू जितनी चलती रहती है, फॉर सपोज आपने किसी भी कॉल या पुट का इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट, कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 10 रुपए का है और हम कॉल कर रहे हैं और वो कॉल अभी 20 रुपीज चल रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टाइम वैल्यू कितना चल रहा है, 10 रुपए का। अब आप इस कॉल को सेल कर देते हो और प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है उस स्टॉक का, 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा से ज्यादा मूव कर रहा है दिन भर में, तो ये जो 20 रुपीज की प्रीमियम है टाइम डिके के कारण क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 18 रुपए 17 रुपए इस प्राइसिंग पे तो आएगी। तो यहाँ से आप टाइम डिके का बेनिफिट उठा के 2 से 3 पॉइंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इवन लोग पूरे 20 पॉइंट्स का भी बेनिफिट लेते हैं मार्केट में। तो दैट्स वाई ऑप्शन को क्या बोला जाता है कि ऑप्शन जो है वो सेलर जनरेटिंग मार्केट है, मतलब सेलर जो वॉल्यूम जनरेट होता है
सेलर्स प्राइस डिसाइड करता है। जो ओपन इंटरेस्ट रहता है ऑप्शन पे, वो सेलर ओपन इंटरेस्ट रहता है मैक्सिमम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, लॉजिक क्लियर हुआ होगा। एंड आफ्टर दिस फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ लीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपको आंसर कर सकूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट कि जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो NISM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं बट शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और वो बेसिक से डेरिवेटिव समझना चाहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियोस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगे।